दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इसमें हम पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के साथ प्रमुख पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण से संबंधित संगठन और संस्थान तथा अंत में परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। दोस्तों, भारतीय संविधान दुनिया के उन चुनिंदा संविधानों में से एक है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की गई है। भारत में वर्तमान में कुछ पर्यावरण नियम लागू हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में पर्यावरण से संबंधित 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए हैं। इनमें आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में जो है अनुच्छेद 48 क या 48 ए, ये राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। तो संविधान का अनुच्छेद 48 क या 48 ए राज्य को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा सुनिश्चित करे। इसी के साथ मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में अनुच्छेद 51 क जी में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण यानी वन, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करे, उसमें सुधार करे और प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। देखिए, अनुच्छेद 51 ए जी जो कि मौलिक कर्तव्य में शामिल है, इसमें नागरिकों पर पर्यावरण का संरक्षण करने और जीव जंतुओं के प्रति दया रखने का मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्णित है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है यानी राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को शामिल किया है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण मुक्त वातावरण में जीना नागरिक का मूल अधिकार है। दोस्तों, जीवन के अधिकार में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है और ये जो है व्याख्या किस में शामिल की गई है, तो याद रखिएगा ये व्याख्या MC मेहता केस, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, इसको आप अलग से अध्ययन भी कर लीजिएगा। MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया और कि जीवन के अधिकार में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नागरिक का मूल अधिकार है जीवन के अधिकार में, क्योंकि यदि हमको स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन जो है खतरे में पड़ सकता है। तो ये जो है भारत के संविधान में हमने इन महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। अब आइए प्रमुख पर्यावरण अधिनियम यानी एक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो संविधान में लागू किए गए हैं या जो हमारी राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए लागू किए गए हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वन्य जीवों की रक्षा और जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित है। इसमें वन्य जीवों के अवैध शिकार और पर्यावरण पर रोक लगाई गई है। आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा की गई है और ये वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके व्यापार पर रोक लगाता है। देखिए, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये कानून 1974 में बना था, यानी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974।
ये जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना और प्रदूषण रोकने से संबंधित है। इसका उद्देश्य जल निकायों में अपशिष्ट यानी गंदा जो छोड़ा जाता है उसको विनियमित करके जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। इसके अनुपालन की निगरानी और लागू करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है। अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की कटाई को नियंत्रित करना और वन भूमि का गैर वन उपयोग रोकना, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रमुख प्रावधान है। ये अधिनियम केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना वन भूमि को गैर वनीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसी तरह वायु प्रदूषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, आप देखिए, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1981, तो ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित है। उद्योगों और वाहनों द्वारा उत्सर्जन को विनियमित करके वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने का प्रयास इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। इसमें आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अम्ब्रेला एक्ट या छाता विधान भी कहा जाता है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक छाता कानून या अम्ब्रेला एक्ट है जो अन्य सभी कानूनों में समन्वय बैठाता है। ये एक व्यापक अधिनियम है जो केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने का जो है अधिकार देता है। अब आइए देखते हैं जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 ये जैविक संसाधनों के संरक्षण और लाभों के समान वितरण पर बल देता है। ये भारत की जैविक विविधता की रक्षा करता है और वंशागत संसाधनों तक पहुंच और उनके सतत उपयोग को नियमित और नियंत्रित करता है। इसी तरह भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी अधिनियम के द्वारा 2010 में पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालत बनाई गई है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 का है और पर्यावरण विवादों को निपटाने के लिए एनजीटी को एक विशेष न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। ये पर्यावरणीय मामलों के शीघ्र समाधान और पर्यावरण उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। तो ये थे प्रमुख अधिनियम जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पारित किए गए हैं। अब आइए देखते हैं प्रमुख संगठन और संस्थान यानी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो प्रमुख संगठन हैं, प्रमुख जो संस्थान हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो ये भारत में पर्यावरण नीतियों के नियोजन, प्रचार और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ये जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में जितनी भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं उनका नियमन, नियोजन, प्रचार और कार्यान्वयन इसी के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ये जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की निगरानी और मानकों का निर्धारण करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है। ये वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन के लिए प्रमुख संस्थान है। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी देहरादून में है। ये भारत के वन संसाधनों का सर्वेक्षण और रिपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा नीरी नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, इसकी स्थापना नागपुर में की गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, तो पर्यावरण संबंधी कानूनी विवादों को सुलझाने वाला एक अर्ध न्यायिक निकाय है एनजीटी, और एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अब आइए पर्यावरण से संबंधित अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देख लेते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो ये राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सुधार से संबंधित है। नागरिकों का पर्यावरण संरक्षण संबंधी मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A(G) में पर्यावरण संरक्षण संबंधी मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ पर्यावरण को मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को जीवन के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण पर आधारित 1972 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला है, भारत में पर्यावरण का मैग्ना कार्टा या पर्यावरण का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम घोषणा के बाद बने भारतीय कानूनों को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी ये चिपको आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो एक प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्त्री मेधा पाटेकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, अपिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलन 1983 में कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में बाघों के संरक्षण और अवैध शिकार को रोकने के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत उत्तराखंड के जिम नेशनल पार्क से की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो हाथियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस और पृथ्वी दिवस दोनों याद रखिएगा। जल दिवस प्रतिवर्ष 12 मार्च को और पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मार्च, अप्रैल, मई याद रखिएगा। 22 मार्च को वाटर डे, पृथ्वी दिवस अर्थ डे 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस ये आपका 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो पर्यावरण संरक्षण 86 है, वन्य जीव 72 है। वन्य जीव संरक्षण 72, पर्यावरण संरक्षण 86। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था। अगले प्रश्न पर आते हैं, याद रखिएगा, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो 1981 यानी 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वनों के संरक्षण के लिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो जैव विविधता अधिनियम जैव विविधता संरक्षण के लिए 2002 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम कब बने? तो वर्ष 2000 में ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम बने थे।
अगला प्रश्न है, किस कानून को अम्ब्रेला एक्ट या छाता विधान कहा जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये भारत में बने सभी पर्यावरण अधिनियमों, एक्ट और कानून को एक साथ समाहित करता है। अगला प्रश्न है, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम पहली बार कब पेश किए गए? तो 2011 में। एक और प्रश्न है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब अधिसूचित किया गया? तो ये 2016 में, बाद में इसमें संशोधन भी किया गया है। एक और प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कब आया? तो 2006 में वन अधिकार अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो ये अधिसूचना पहली बार कब जारी हुई? 1991 में पहली बार कोस्टल रेगुलेशन जोन योजना शुरू की गई थी अधिसूचना। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1991 में ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की गणना कितने वर्षों में होती है? तो प्रत्येक 4 वर्ष में भारत में बाघों की गणना होती है। एक और प्रश्न है, संकटग्रस्त जीवों के लिए रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। संकटग्रस्त जीवों के लिए लाल किताब जो है ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर तक भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। एक और प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। इसी तरह पेरिस समझौता कब हुआ था? तो 2015 में COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के द्वारा 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी याद रखिएगा नागपुर में 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में FSI का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान और शिक्षा परिषद कहाँ है? तो ये देहरादून में है। इसी तरह आप देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। एक और प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर राजस्थान में है। इसी तरह वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोरहाट असम में स्थित है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक और प्रश्न है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। और इसी तरह बॉटेनिकल सर्वे और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये भी कोलकाता में स्थित है। तो याद रखिएगा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कि भारत में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कौन घोषित करता है? तो केंद्र सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा भारत में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के पर्यावरण मंत्री बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। अगला है ग्रीन पीस क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वैंकूवर कनाडा में 1971 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा ये भारत में ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं जो 2023 से इस पद पर हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो ओजोन परत की इकाई डाबसन यूनिट में मापी जाती है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस तिथि को लागू हुआ था? 1 जनवरी 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो ये 10 हैं, याद रखिएगा। भारत में बायोजियोग्राफिकल एरियाज या जोन्स की संख्या 10 है। इसी तरह से ब्लू फ्लैग प्रमाणन या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? तो ये स्वच्छ समुद्र तट यानी बीचेज से संबंधित है। जो क्लीन एंड नीट एंड क्लीन समुद्र तट हैं उनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिश नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका एरिया 4400 वर्ग किलोमीटर में है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। ये भारत की पहली मिश्रित विश्व धरोहर स्थल भी है। एक और प्रश्न है भारत में इको मार्क किन उत्पादों पर दिया जाता है? तो ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्री या अनुकूलन या एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनको इको मार्क प्रमाणन प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में इको मार्क योजना कब शुरू की गई थी? तो 1991 में। याद रखिएगा ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल और मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको इको मार्क प्रमाणन दिया जाता है। इको मार्क योजना भारत में 1991 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन कानूनी रूप से कब अनिवार्य किया गया? तो 1994 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन को भारत में अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना ये महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और अनुमोदन प्रदान करने से पहले सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को अनिवार्य बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन। पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है ये सरकार द्वारा जो है पहले से ये चेक किया जाता है कि कोई परियोजना या योजना पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह होगा या इसका कितना अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा जो है पर्यावरण पर। अगला प्रश्न है जैव विविधता का भंडार कहे जाने वाले हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हॉट स्पॉट या तप्त स्थल शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जैव विविधता पर्याप्त या बहुत अधिक मात्रा में होती है, लेकिन ये संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो कुल 4 हैं। इसमें हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड क्षेत्र ये भारत में जैव विविधता तप्त स्थल या हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी NGRBA का गठन कब किया गया? फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण का गठन किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में गंगा संरक्षण और स्वच्छता के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माना जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना किसने दी थी? तो एक वैज्ञानिक हैं जोसेफ फोरियर, इन्होंने ग्रीन हाउस की संकल्पना दी थी। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है मणिपुर का केबिल लामजाओ, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस
वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो रामसर कन्वेंशन ये आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये भारत की पहली रामसर साइट थी। वर्तमान में भारत में कुल 99 रामसर साइट हैं। लेटेस्ट शेखा झील पश्चिम बिहार जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये 99वीं रामसर साइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? तो इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, लेकिन भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में एनजीटी के रीजनल ऑफिस स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी रिजर्व की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ये 33 हाथी रिजर्व हैं। अगस्त मलाई जो है 33वां रिजर्व था। भारत में कुल 14 राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? तो कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्रों के द्वारा जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, इनसे फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? तो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो से संबंधित है 1992 से। एजेंडा 21 जो कि सतत विकास और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो ये अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। किस गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये जो है ब्लड के साथ ऐसा यौगिक बनाता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर देता है, जिससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान यानी GAP की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसें कौन सी हैं? तो 2 गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से वायुमंडल में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का निर्माण होता है और ये दोनों ही गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में है पर्यावरण शिक्षा केंद्र। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा चक्र शुरू होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिरैया भारत के किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ये सोन चिरैया राजस्थान का राजकीय पक्षी है। अगला देखते हैं प्रश्न, रेड डेटा बुक में किन जीवों का विवरण दिया जाता है? तो ये विलुप्त प्राय या संकटापन्न जो इंडेंजर्ड जीव हैं, इनका वर्णन रेड डेटा बुक में दिया जाता है और रेड डेटा बुक का प्रकाशन IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है। एक और प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1988 में ये स्वतंत्र भारत की दूसरी नीति थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा रोग या मिनीमाटा व्याधि किस तत्व के प्रदूषण से होता है? तो ये पारा के प्रदूषण से जापान में मछलियों में इसका संक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं, कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है। भारत में जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है।
सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केनिया में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है जाइंट पांडा यानी बड़ा पांडा, WWF का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये साउथ बटन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, गोल्डन पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए प्रयुक्त होने वाली घास कौन सी है? तो ये है वेटिवर घास। वेटिवर घास जो अपनी गहरी और मजबूत जड़ों के कारण मृदा को जो है बांधे रखती है, इसके कटाव को रोकती है और इस प्रदूषण को रोकने वाली घास है वेटिवर घास। भारत में प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में 100% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था और याद रखिएगा उनका कहना था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, बाकी 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिसको कि लिंडमैन का 10% रूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का सबसे अच्छा सूचक या इंडिकेटर किसे माना जाता है? लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदर वन प्रसिद्ध हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, जिनको कि ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें सबसे पहले हमने भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, प्रमुख पर्यावरण अधिनियम, उनके वर्ष और उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में जाना। साथ ही हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।